नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब कुशल अच्छे होंगे। देखिए कक्षा 8 एक्सरसाइज 3 पहला वीडियो इसका चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज से पहले बात करते हैं हम बहुभुज की। किसकी? बहुभुज की। बहुभुज की बड़े आराम से समझना है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, थोड़ी रोचक भी है प्रश्नावली। बहुभुज, सबसे पहले देखिए बहुभुज होता क्या है? तीन या तीन से अधिक भुजाओं द्वारा निर्मित बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है। जैसे मैं चित्र बना रहा हूं बहुभुज के। जैसे ये कोई बहुभुज है जिसके अंदर तीन भुजा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? त्रिभुज कहेंगे। और ये चार भुजाओं से निर्मित बहुभुज है। और ये हो गया पांच भुजाओं से निर्मित बहुभुज। और ये हो गया 6 भुजाओं से निर्मित बहुभुज। इनके नाम भी भुजाओं के आधार पे होते हैं। ये 3 भुजाओं से निर्मित है इसलिए त्रिभुज है। ये 4 भुजाओं से चतुर्भुज हो गया, ये पंचभुज हो गया, और ये क्या हो गया? षटभुज हो गया। तो बहुभुज क्या होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं के द्वारा निर्मित बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब देखिए वक्र क्या होता है, पहले हम वक्र और पढ़ते हैं। वक्र, और जितने भी बहुभुज है उनको वक्र ही कहते हैं। और वक्र वैसे 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया वक्र के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं वक्र? वक्र 2 प्रकार के होते हैं। वक्र 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए खुला वक्र। कौन सा वक्र? खुला वक्र। और बी बंद वक्र। कौन सा वक्र? बंद वक्र। अब खुला वक्र क्या होता है? वक्र का मतलब ये हो गया बहुभुज तो एक सीधी रेखाओं के द्वारा बनने वाली आकृति होती है, समझ गए ना? जैसे ये बनाया हमने सीधी रेखाओं के द्वारा या सीधे रेखाखंड के द्वारा, रेखाखंड से बनी आकृतियां बहुभुज कहलाती है। वक्र के अंदर ये जरूरी नहीं है कि वो रेखाओं से ही बने। वक्र के अंदर सीधी रेखाओं से बनना कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए जब आप ये दोनों उदाहरण समझोगे तो पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा। खुला वक्र क्या होता है? वह वक्र जो मतलब खुला हो। जैसे ये यहाँ पे खुला रह गया तो ये क्या हो गया? खुला वक्र हो गया। दूसरा कोई और भी बना लो, कोई भी बना लो, रेखाखंड के द्वारा बना लो। ये यहाँ से खुला छोड़ दिया तो क्या हो गया? ये खुला वक्र हो गया। ये भी खुला वक्र है। और ये कौन सा है? खुला वक्र। तो खुला वक्र की परिभाषा भी समझ गए होंगे। ऐसा वक्र जो खुला हो यानी पूर्ण रूप से बंद ना हो, क्या कहलाता है? खुला वक्र कहलाता है। तो बंद वक्र क्या होता है? जो बंद हो। जैसे ये है, ये बंद है। और एक ये वक्र लीजिए आप, वक्र रेखाओं के द्वारा, ये भी बंद है। ये दोनों क्या हो गए? बंद वक्र हो गए। क्या हो गए? ये दोनों बंद वक्र हो गए। तो वक्र समझ में आ गया हो गया। वक्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खुला वक्र और एक बंद वक्र। अब देखिए बहुभुज के प्रकार। किसके प्रकार? बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पे पहला है इसका त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति। 3 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति या 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की आकृति हो गई है, 3 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति है। नाम भी लिख देते हैं इसका ABC। तो नाम कैसे दर्शाएंगे? त्रिभुज ABC। छोटी सी त्रिभुज की आकृति बना के ये हो गया त्रिभुज ABC। दूसरा क्या होगा इसका प्रकार? चतुर्भुज। क्या होता है चतुर्भुज? 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति
चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के अंदर 4 भुजा काम में ली जाती है। जैसे ये 4 भुजाओं के द्वारा निर्मित बंद आकृति होगी, ये क्या है? चतुर्भुज है। तो इसको आप उतार लीजिए ताकि आगे और समझा सकें। अब इसका तीसरा प्रकार देखिए, त्रिभुज। चतुर्भुज के बाद में तीसरा प्रकार है पंचभुज। क्या है? पंचभुज। पंचभुज किसे कहते हैं? 5 भुजाओं द्वारा, 5 भुजाओं द्वारा बनी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। परिभाषा समझ में आ रही होगी? पंचभुज यानी कि 5 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को क्या कहते हैं? पंचभुज कहते हैं। इसका चौथा प्रकार होगा षटभुज, यानी कि मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति, पंचभुज 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति, तो षटभुज क्या होगी? 6 भुजाओं से बनी बंद आकृति, ये षटभुज होगी। ठीक इसी प्रकार अगले प्रकार हो जाएंगे इसके 5वां सप्तभुज, और फिर उसके बाद में क्या आएगा? अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, मतलब जितनी भुजाओं की संख्या है उन्हीं संख्याओं के आधार पे इनके नाम चलते रहेंगे। और लास्ट के अंदर मान लीजिए n भुजा है तो क्या कहेंगे? n भुज। क्या कहेंगे? n भुज। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए विकर्ण क्या होता है? विकर्ण, विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण। रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। विकर्ण कहलाता है। परिभाषा समझ में आई होगी? यस सर। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण हैं। ये हमने त्रिभुज की आकृति बना ली और एक बना लेते हैं हम चतुर्भुज की, फिर आसानी से विकर्ण समझ में आ जाएंगे। ये चतुर्भुज है, पहले चतुर्भुज में विकर्ण खींचते हैं। सम्मुख शीर्ष चतुर्भुज का नाम हो गया ABCD। देखो ए के सामने क्या है? सी। ए को अगर हम सी से मिलाएंगे तो ये क्या प्राप्त हो गया? विकर्ण। क्या प्राप्त हो गया? विकर्ण। फिर उसके बाद में बी के सामने क्या है? D, इसको मिलाएंगे दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं। यहां देखिए इसको अगर हम इस सिर से मिलाएंगे तो इसी लाइन पे जाएगी ना ये। यस सर। अगर हम ए को बी से मिलाते हैं तो यही लाइन खींची जाएगी, मतलब विकर्ण तो नहीं हुआ, मतलब इनके सामने कोई शीर्ष नहीं है। इसलिए त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं? 0, कोई विकर्ण नहीं होता। अब देखिए आप पंचभुज के अंदर पंचभुज की आकृति बना लेते हैं। ये पंचभुज हो गया, थोड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि ढंग से समझ में आ जाए। नाम है इसका ABCDE। 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, तो पंचभुज हो गया। पंचभुज के अंदर विकर्ण कितने होते हैं? देखिए इस ए के सामने सी शीर्ष है, ए को सी से मिलाएंगे, 1 विकर्ण हो गया। फिर डी को मिलाते हैं, 2 हो गया। उसके बाद बी को ई से मिलाते हैं, 3। फिर डी से मिलाते हैं, 4। सी को ई से मिलाते हैं, 5। तो पंचभुज के अंदर कितने विकर्ण हो गए? 5 विकर्ण हो गए। तो विकर्ण समझ गए होंगे। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। उतारो। अब आगे देखिए, किसी भी बहुभुज के अंदर और बहिर्भाग यानी कि अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई बहुभुज है या आकृति है, इसके जो अंदर का भाग है उसको कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं? अभ्यंतर। और इसके बाहर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बहिर्भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्भाग। अब देखिए बहुभुजों का अगला पार्ट देखिए आप,
उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज। बहुभुज और अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। बहुभुज। ये उत्तल और अवतल क्या होते हैं, एक बार मैं आकृति बना के समझा देता हूं कि ऐसे बहुभुज जिनके अंदर के जितने भी कोण होते हैं वो सारे के सारे कोण 180 डिग्री से अगर छोटे हैं तो वो उत्तल बहुभुज है। कौन सा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज है। अगर कोई कोण किसी भी बहुभुज का कोई भी एक कोण अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो उसको क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। इसकी निशानी अपने शब्दों में बोल लें तो देखो आप, अवतल बहुभुज वो होता है जिसके अंदर एक कोण अंदर की ओर धंसा हुआ हो, आकृति का एक कोण अंदर धंसा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। और उत्तल बहुभुज क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा हो। और उत्तल किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। सबसे पहले देखिए आप उत्तल बहुभुज की परिभाषा। उत्तल बहुभुज की परिभाषा। उत्तल बहुभुज क्या होता है? वह बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, अंतः कोण 180 डिग्री से छोटा हो उत्तल बहुभुज कहलाता है। उत्तल बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है, उत्तल बहुभुज है ये, और ये चतुर्भुज है जो उत्तल है, और ये षटभुज है जो कि उत्तल है। इन सब का अंदर के जो कोण है ना, ये वाले कोण, ये सारे कोण 180 डिग्री से छोटे हैं सभी के, इसलिए ये कौन से चतुर्भुज हो गए? उत्तल हो गए। सॉरी, कौन से बहुभुज हो गए? उत्तल बहुभुज। अब देखिए आप अवतल बहुभुज क्या होता है? अवतल बहुभुज वह बहुभुज जिसका एक अंतः कोण, जिसका एक अंतः कोण 180 डिग्री से बड़ा हो अवतल बहुभुज कहलाता है। एक बार मैं परिभाषा रिपीट कर रहा हूं। अवतल बहुभुज वह बहुभुज जिसका एक अंतः कोण, अंतः का अर्थ हो गया अंदर का कोण, यानी कि एक ऐसा बहुभुज जिसके अंदर का एक कोण अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज कहलाएगा। जैसे देखिए मैं 2-3 आकृति बना रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे ये आकृति पंचभुज की होगी, जिसमें ये कोण देखिए आप, ये कोण अंदर धंसा हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं ना, इसके ऊपर कहीं पे भी आप एक बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु के यानी इस रेखा के एक तरफ उस बिंदु पे बनने वाला जो कोण है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो अंदाजा लगा लीजिए आप, ये 180 डिग्री से बड़ा कोण है। अगर हम कोई और आकृति लें, इसमें भी देखो आप, ये बड़ा कोण है ये 180 डिग्री से, तो ये हो गया अवतल बहुभुज हो गया। उतारिए। आगे देखिए, सम तथा विषम बहुभुज। अब नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले देखिए सम बहुभुज क्या होता है। मतलब इनके नाम से ही पता चल रहा है सम बहुभुज, यानी कि वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सम बहुभुज कहलाता है। और इसकी एक विशेषता भी होती है, अगर कोई भी सम बहुभुज है तो अंदर जो बनने वाले जितने भी कोण होते हैं ना, वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर भुजाएं समान है तो कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। सम बहुभुज क्या होगा? वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो
समान हो, सभी भुजाएं समान हो, समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज कहलाता है। इसकी एक विशेषता भी लिख लेते हैं नोट लगा करके। समबहुभुज के सभी अंतःकोण सभी अंतःकोण क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी अंतःकोण समान होते हैं। इनके उदाहरण जैसे समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है ना, समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं समान होती है और सभी कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। और एक हो गया वर्ग, ये दोनों समबहुभुज के उदाहरण है। और समचतुर्भुज भी होता है। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु सॉरी विषम बहुभुज, देखो आप विषम बहुभुज क्या होगा? वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं हो, विषम बहुभुज कहलाता है। विषम बहुभुज कहलाता है। एक बार फिर से बता देता हूं, समबहुभुज वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबहुभुज कहलाता है। और समबहुभुज का प्रत्येक कोण है वो समान भी होता है। और विषम बहुभुज क्या होता है? वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं हो। अब अगली क्लास के अंदर हम 3.1 प्रश्नावली है वो पढ़ेंगे, इसको उतार लो।